संजय लीला भंसाली द्वारा रचित हीरा मंडी, द डायमंड बाजार, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मीन शेगल मुख्य भूमिकाओं में है। फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये हिस्टोरिक ड्रामा इवेंचुअली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, हमने सोचा कि ये आपको एक ओवरव्यू देने का, कुछ छिपे हुए डिटेल्स के बारे में चर्चा करने का, सीरीज के एंडिंग के बारे में डिस्कस करने का सही समय होगा, ताकि आपको देखने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम शो के कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कुछ कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देख लीजिए, और अगर आपने इसे देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो में चलते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू। अब चलिए बेसिक प्लॉट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सीरीज 1920 में लाहौर के हीरा मंडी शहर में एक शाही महल नामक घर से शुरू होती है, जहां हम दरबारी रेहाना को, एक नवजात शिशु को, नवाब को बेचते हुए देखते हैं, जिसका कोई वारिस नहीं होता। बच्चे की माँ मल्लिका अपने बच्चे इमाद को गायब पाकर डर के मारे जाग जाती है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स सत्तो और फट्टो से मदद मांगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन ने बच्चे को बेच दिया है, और बड़ी बहन ने दावा ये रखा कि इस बच्चे को इस नर्क के जैसे जगह में नहीं पालना जाना चाहिए। वो श्राप देती है अपनी बहन को कि वो जल्द ही पीसेस में टॉर्न अपार्ट हो जाएगी। जब रेहाना को मल्लिका जान का जुल्फिकर के लिए थोड़ा सा अफेक्शन दिखता है तो वो उसका मजाक उड़ाती है और उसे एक वेश्या बताती है। मल्लिका जान को गुस्सा आता है और वो रेहाना का गला घोटकर हत्या कर देती है। नवाब जुल्फिकर रेहाना के दरबार पहुंचते हैं और ये स्थिति देखकर चौंक जाते हैं। वो रेहाना की बॉडी को निपटाने में मल्लिका की हेल्प करते हैं और बाद में उसे ब्रिटिश पुलिस द्वारा पूछताछ करने से रोकते हैं। लेकिन रेहाना की 9 साल की बेटी ने अपनी छोटी बहन वाहिदा के साथ मिलकर ये देखा। अपनी बहन रेहाना को मारने के बाद मल्लिका जान शाही महल और ख्वाबगाह की प्रमुख वेश्या बन जाती है। वाहिदा चाहती है कि मल्लिका जान उनके नाम पर ख्वाबगाह पर हस्ताक्षर करे, लेकिन नवाब जुल्फिकर ने उन्हें कलम से मारा। घटना के परिणाम स्वरूप वहीदा के चेहरे पर छोड़े गए निशान से उसकी सुंदरता बर्बाद हो जाती है। 20 साल बाद हम मल्लिका को बहुत ही बड़ा पाते हैं और वो अब शाही महल की मुख्य प्रोस्टिट्यूट है। उस्ताद जी नाम का एक दलाल मल्लिका जान के दरबार में एक अंग्रेज को लाता है। अंग्रेज बिब्बोजान नाम की एक वेश्या के गीतों को रिकॉर्ड करने की पेशकश रखते हैं ताकि उन्हें विदेश में बेचा जा सके। मल्लिका जान प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और दोनों पुरुषों का पीछा करती है। उस समय मल्लिका की सबसे बड़ी बेटी बिब्बोजान रईस वली मोहम्मद की उपस्थिति में एक वेश्या के रूप में नृत्य करती है। मल्लिका जान नवाब जुल्फिकर के साथ रात बिताती है, जो उसे बताता है कि अंग्रेज उसे इनाम दे रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो अपने कंट्री को बिट्रे करेगा और उनके साथ हाथ मिलाएगा। उस शाम मल्लिका जान की बहन वाहिदा घर लौटती है। मल्लिका जान ने अपने फॉलोअर से वाहिदा के कपड़ों को तलाशी लेने को कहा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वाहिदा पैसे नहीं छिपा रही है। वाहिदा एक टैंट्रम दिखाती है और अपनी बहन पर उस पर ना भरोसा करने का आरोप लगाती है। हालांकि हमें ये पता चलता है कि वाहिदा ने बिब्बोजान के रात के कुछ कलेक्शंस को छुपा लिया था। अगली सुबह मल्लिका जान की पोएट और दूसरी बेटी आलमजेब को अपनी माँ के मोतियों के हार तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मोती के हाथ तोड़ने वाली मासूम हाउस हेल्प को बेचने की धमकी दी और आलमजेब से लापता मोती को खोजने के लिए कहा अगर वो अपने दोस्त को बचाना चाहती है तो। आलमजेब कोर्टयार्ड में खोज करती है और मोती को पा लेती है। उस शाम मल्लिका जान आलमजेब से पूछती है कि क्या वो वेश्या के रूप में अपनी शुरुआत उर्फ नाथो ट्राई करने के लिए तैयार है। आलमजेब का दावा है कि वो वेश्या नहीं बनना चाहती, लेकिन मल्लिका जान का कहना है कि उसकी किस्मत में यही होना था और वो अपने किस्मत से भाग नहीं सकती। जल्द ही लाजवंती लज्जो मल्लिका जान के दरबार में प्रकट होती है और दूसरे दरबारियों के साथ नृत्य करती है। उस दिन बाद में आलमजेब ने लज्जो को अपनी पोएट बनने की इच्छा के बारे में बताया। लज्जो ने उन चीजों के बारे में सपना देखना बंद करने के लिए कहती है जिन पर उसकी कोई नियंत्रण नहीं है। लज्जो आलमजेब और बिब्बोजान से कहती है कि जल्द ही वो जोरावर नाम के एक रईस से शादी करेगी। ताजदार नाम का एक रईस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से लौटता है। उनकी दादी जान उर्फ कुदसिया उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाती है और उन्हें नोबिलिटी सिखाने के लिए हीरा मंडी में जाने के लिए कहती है। ताजदार हीरा मंडी जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि वहाँ महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो बॉम्बे में वकील बनना चाहता है। उसके पिता ताजदार से कहते हैं कि उसे लाहौर में रहना चाहिए और एक रईस के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इसी बीच उस्ताद जी दादा जान को आदेश देते हैं कि वो ताजदार को मल्लिका जान के दरबार में भेज दे क्योंकि आलमजेब अपनी शुरुआत करने वाली है। अगले दिन एलिस्टर कार्टराइट नाम के एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मल्लिका जान के दरबार में पेश हुए, जहाँ वाहिदा ने उससे मुलाकात की।
वो उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस अधिकारी को मल्लिका से मिलने के लिए कोर्ट हाउस बुलाया जाता है। हाँ, कार्टराइट मल्लिका जान के एक दरबारी को अपनी पार्टी में प्रदर्शन करने के लिए कहता है। दूसरी ओर मल्लिका जान ने ब्रिटिश कमांडर को अपनी कोई भी दरबारी भेजने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि वो कभी भी अपने देश के साथ विश्वासघातकता नहीं करेगी। कार्टराइट इस बात को बहुत ज्यादा पर्सनली लेता है और उस्ताद जी को अपने घर में बुलाता है। वो उस्ताद जी के साथ टच में रहता है और उसे कन्विंस कर लेता है ताकि उससे मल्लिका जान के कुछ डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट पता कर सके। अगले दिन मल्लिका जान एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकलती है और आलमगीर को अपने साथ बालोच हाउस होल्ड जाने के लिए कहती है। हालांकि वो पहले थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट शायर वहाँ परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी माँ की बात मान लेती है और उसके साथ चलती है और तजदार की अटेंशन ग्रैब करती है। इससे पहले कि उसकी मां ढूंढ पाती, आलमगीर वहाँ से बाहर आ जाती है। अगली सुबह मल्लिका जान ने आलमगीर को झूठ बोलने के लिए पनिश किया और उसकी कविता की किताब जला दी। बिब्बो जान आलमगीर को लाइब्रेरी ले जाता है और वहाँ पे उसे बहुत सारी पोएट्री की बुक्स खरीद देता है। इसी बीच बिब्बो जान स्वतंत्र सेनानियों के नेता हामिद से मिलता है। वो उसे शूट एंड साइट ऑर्डर के बारे में बताती है जो उसे वाली से पता चला था और उसे ब्रिटिश अधिकारियों पर बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए कहती है अगर वो स्वतंत्र सेनानियों पर हमला करना चाहे तो। इस बीच आलमगीर लाइब्रेरी में ताजदार से मिलती है। ताजदार आलमगीर को बचाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन वो एक प्रोटेस्टर को बचा लेता है जिसे एक ऑफिसर मारने ही वाले होते हैं। उस पॉइंट पर ब्रिटिश ऑफिसर ताजदार को शूट करने जाते हैं, तभी हामिद वहाँ पे आ जाता है और ब्रिटिश ऑफिसर को ही शूट कर देता है। ताजदार वहाँ से भागने का प्रबंध करता है और आलमगीर की तलाश में जाता है, जो अब वहाँ नहीं थी जहाँ पे वो उसे छोड़ के गया था। मल्लिका जान रेहाना को सम्मान देने के लिए ख्वाबगाह जाती है, लेकिन वाहिदा का दावा है कि वो उस जगह की असली मालिक है, क्योंकि उनकी बड़ी बहन ने रेहाना की हत्या को गुप्त रखने का वादा किया था। वाहिदा टेंट्रम्स दिखाती है और उसकी सिस्टर की लाइफ को बर्बाद करने के लिए उसे मॉक करती है। उस रात मल्लिका जान के कोर्ट सर्वेंट्स ये डिस्कस कर रहे होते कि ये ख्वाबगाह फरीदान को बिलोंग करता है, रेहाना की बेटी जिसको मल्लिका जान ने बेच दिया था। और सर्वेंट्स कहते हैं कि फरीदान बहुत ही जल्दी वापस आएगी अपनी माँ की मृत्यु का बदला लेने। दूसरी ओर भी वो जान लज्जो को अपने सेंसेस में वापस लाती है और उसे कहती है कि जोरावर जल्दी ही एक प्रिंसेस से शादी करेगा। इसी बीच वाहिदा अपनी बेटी शमा की छाती को बांधने की कोशिश करती है ताकि वो एक महिला की तरह ना दिखे, क्योंकि इससे हीरा मंडी में वाहिदा लेस डिजायरेबल हो जाएगी। बिब्बो जान वाहिदा को अपनी बेटी के साथ इस तरह व्यवहार करने से रोकता है और शमा से वादा करता है कि वो मल्लिका जान को इसके बारे में बताएगा। लज्जो कैफे में दिखाई देती है जहां जोरावर अपनी फ्यूचर पत्नी सबा के साथ होता है। वो कैफे में एक सीन क्रिएट करती है और जोरावर को उससे शादी करने के लिए कहती है। उसे और अपमान करने के लिए जोरावर ने उसे हायर किया अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए। बिब्बो जान लज्जो के साथ स्थान पर शादी में शामिल होने के लिए पेशकशी करता है। लज्जो एक इमोशनल शो करती है और जोरावर पर झपटने लगती है। मल्लिका जान प्रकट होती है और वहाँ पे एक सीन क्रिएट करती है। वो पहले एक रईस के प्यार में पड़ने के लिए लज्जो का मजाक उड़ाती है और फिर जोरावर से लज्जो को भटकाने के लिए लज्जो से माफी मांगने के लिए कहती है। जब जोरावर मना कर देता है तो मल्लिका खुलासा करती है कि जोरावर उसका बेटा इमाद है और उसे अपनी माँ के प्रति सम्मान रखने के लिए कहती है। मल्लिका जान लज्जो को घर ले जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि वो बहुत ही नशे में है। वापस जाते समय लज्जो अपना सर ठुकवा लेती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मल्लिका जान बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद कोर्ट उसके लिए एक फ्यूनरल अरेंज करती है। मल्लिका जान सारे दरबारियों को बताती है कि प्यार में पड़ने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वो एक वेश्या है और इतने बड़े लोगों से प्यार में पड़ने का मतलब है मृत्यु। उसी रात रेहाना की बेटी फरीदा लज्जो के फ्यूनरल में आती है। वो मल्लिका जान को उसकी माँ को मारने के लिए अक्यूज करती है और जब वो 9 साल की थी तो उसे बेच दिया जाता है और वो एक शपथ लेती है कि वो मल्लिका जान को डिस्ट्रॉय कर देगी। रेहाना की मौत के 15 साल के बाद मल्लिका जान नवाब शम्मी के महल की विरासत के लिए लड़ने के लिए अदालत जाती है। मल्लिका जान को ख्वाबगाह के मालिक घोषित किए जाने के साथ सुनवाई समाप्त की जाती है। वाहिदा इस जीत का जश्न इस उम्मीद में मनाती है कि महल उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन मल्लिका जान महल की चाबी नवाब शम्मी की पत्नी को सौंप देती है और वाहिदा डेवास्टेटेड होती है। उस रात मल्लिका जान को पता चलता है कि फरीदान ने नवाब शम्मी के पत्नी से ख्वाबगाह खरीद ली थी और उस्ताद जी फरीदान को बधाई देने के लिए आते हैं। फरीदान को ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कार्टराइट के बारे में पता चलता है, जो मल्लिका जान को खत्म करना चाहता है और अब वो उसे सहयोगी बनाने के लिए उत्सुक है। अगले दिन
आलमजेब और साइमा किताबों की दुकान पर जाते हैं और पता चलता है कि ताजदार एक रईस का बेटा है। आलमजेब उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ताजदार हमीद के नेतृत्व वाले मुक्ति सेनानियों के साथ एक बैठक में भी भाग लेते हैं। इसी बीच उस्ताद जी वैश्याओं को फरीदान के दरबार में लाते हैं, लेकिन उसे हीरा मंडी में वैश्याओं के बारे में चेतावनी देते हैं, एक ऐसी जगह जहां उत्तम दर्जे के वैश्याएं रहती हैं। फरीदान ने उस्ताद जी से कहा कि वो अपने डांस का डेब्यू करेगी। वाली मोहम्मद में उत्सव के दौरान अपने चचेरे भाइयों आलमजेब और बिबोजान से मिलती है। वो आलमजेब से ताजदार के बारे में बात करती है और हीरा मंडी मस्जिद में उन्हें करीब लाने की साजिश रचती है। अगले दिन ताजदार आलमजेब को देखने के लिए मस्जिद में दिखाई देता है, लेकिन दोनों मिलने में विफल रहते हैं। उसी दिन बाद में फरीदा कार्टरेट के घर पर दिखाई देती है और उसे मलिका जान के खिलाफ अपनी मां की हत्या करने और बिना सहमति से उसे बेचने के लिए शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहती है। नवाब जुल्फिकर मलिका जान की अदालत में जाता है और उसे धमकी देता है, ये कहते हुए कि फरीदा ने कार्टरेट मामले को फिर से खोलने के लिए मना लिया है। मलिका जान घबरा जाती है और वाहिदा से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि फाइल कहाँ है। वाहिदा मलिका जान को बताती है कि उन्होंने फाइल जला दी। मलिका जान तब फरीदा को बुजुर्ग वैश्या के पास ले जाती है और उसे फरीदा की वर्जिनिटी को चेक करने के लिए कहती है। गुस्से में फरीदा का दावा है कि वो हीरा मंडी के नियम को तोड़ देगी और वैसे भी वो एक वैश्या के रूप में अपनी शुरुआत करने ही वाली है अपने आने वाले समारोह में। फरीदा के समारोह को बर्बाद करने के लिए मलिका जान ने एक दूसरे समारोह की व्यवस्था की, जिसमें बिबोजान आखिरी बार परफॉर्म करने वाली है। सारे नोबल्स शाही महल जाते हैं इंस्टेड ऑफ खाबगा बिबोजान की परफॉर्मेंस देखने के लिए, जो कि एक कस्टम है जो कि फॉलो होता आ रहा है सिंस एंशिएंट टाइम्स। मलिका जान उसके बाद खाबगा में आती है और फरीदा को मॉक करती है। बिब्बोजान द्वारा धोखा खाने के बाद वाली मोहम्मद फरीदा को ये बताने के लिए आता है कि वो उसके दरबार में एक वफादार मेहमान होगा। उसी समय मलिका जान साइमा को गाते हुए पाती है, उसे आलमजेब के लिए खतरा मानती है और उसे एक रईस को बेचने का फैसला करती है। यहाँ महाभारत का रेफरेंस बिल्कुल स्पष्ट है। इकबाल बग्गी ड्राइवर उसे बचाने के लिए वादा करता है, लेकिन मलिका जान साइमा को उसकी आज़ादी के लिए 10,000 की राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन देती है। वाहिदा नवाब फिरोज को देखती है जिसे वो प्यार करती है। वो देखती है कि वो उसकी बेटी शाइमा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसके बाद वो सुसाइड करने का ट्राई करती है, लेकिन बिबोजान उसे रोक देता है। हालांकि मलिका जान वाहिदा से कहती है कि रईस उसके प्रायोरिटी है, कोई भी दरबारियों के लिए वो नहीं आता, और वो एक्सप्लेन करती है कि नवाब फिरोज अब शाइमा का क्लाइंट है। उसी रात बिबोजान हामिद से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अब एक रिटायर्ड दरबारी या फिर रिटायर्ड वैश्या है। पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे भी हो उसकी मदद करेगी, जो भी उससे हो पाएगा उसे देकर। अपने पैशन को फ्रीडम के प्रति प्रमाण करने के लिए हामिद ने बहुत सारे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए और सारे मार्केट्स में वो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जिसपे लिखा था कि फॉरेन फूड्स को बॉयकॉट करना है। मार्केट में ताजदार आलमजेब से मिलता है। उसके बाद फरीदा आलमजेब से कहती है ताजदार के लिए एक लेटर लिखने के लिए, जो वो उसे दे देगी। आलमजेब एक लेटर लिखती है ताजदार को और वो फरीदा को वो देने ही वाली होती है कि बिबोजान उसे स्टॉप करती है और कहती है कि फरीदा आलमजेब की माँ की लाइफ को बर्बाद करना चाहती है, और बिबोजान कहती है कि वो लेटर ताजदार को खुद पहुंचा देगी। इसी बीच फरीदा ने वाहिदा को रेहाना की मौत के गवाह के रूप में कार्टराइट से मिलवाती है। हालांकि वाहिदा ने कबूल करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर मिस्टर बलोच ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि ताजदार स्वतंत्र सेनानियों में से एक ही था और ये छिपाने के लिए वो अंग्रेजों के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है। उस शाम ताजदार स्वतंत्र सेनानियों के लिए एक पोएट स्लैम का आयोजन करता है। बलोच ने ताजदार पर अपने परिवार के नाम को तोड़ने की कोशिश करने की आरोप लगाई, जिसके ब्रिटिश सेना के साथ लंबे समय तक अच्छे संबंध रहे। स्वतंत्र संग्राम में सहायता करने के लिए बिबोजान पुरुषों के कमरे में घुसने और मिस्टर एंडरसन को भटकाने की प्रबंध करती है। मलिका जान के आदेश पर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलमजेब मलिका जान को समझाने की कोशिश करती है और उसे साइमा और इकबाल को मुक्त करने में मदद करने के लिए कहती है। मलिका जान आलम की शुरुआत के बदले शर्तों को सहमत करती है। आलमजेब वैश्या बनने से पहले ताजदार को एक अंतिम बार देखने के लिए सहमत हो जाती है। स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए ताजदार नहीं आ सकता था, इसीलिए आलम ताजदार के लिए मौके पर ही एक लेटर छोड़ जाती है। साइमा ने ठान लिया था कि वो आलमजेब को अपने दोस्त के लिए अपनी जान देने से रोकेगी। वो वाजिद से मिलती है जिसने उसे खरीदने के लिए 10,000 रुपए भुगतान किए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे एक जुड़वा भाइयों की एक जोड़ी को बेच दिया गया है जो उसके साथ वायलेंटली सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। फरीदा आलमजेब की डेब्यू को नष्ट करने के लिए ताजदार की ओर से एक जाली लेटर भेजती है।
सायमा आलमजेब को कमरे में देखती है और उसे ताजदार के साथ भागने के लिए कहती है। वो आलमजेब से कहती है कि वो मलिका जान के अनुरोध के अनुसार वाजिद के साथ पहले ही सो चुकी है और कहती है कि आलमजेब को अब समझौते का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक शर्मिंदा मलिका जान ये जानने के बाद कि उसकी बेटी भाग गई है, अपने मेहमानों को बताती है कि आलमजेब अनवेल है और सेरेमनी को कैंसिल कर देती है। जब वो ताजदार से मिली तो उसे रियलाइज हुआ कि उसकी आंटी ने उसे बिट्रे किया हुआ है। ताजदार इनिशियली उसे रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने से, जब उसे पता चलता है कि वो एक तवाइफ की बेटी है, पर वो रियलाइज करता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने घर में रहने देता है। यहाँ पे कोई डिनाई है ही नहीं कि ताजदार उस ऑक्यूपेशन को बहुत ही ज्यादा छोटे नजरों से देखता था और उसके लिए उन तमाम औरतों की कोई भी रेस्पेक्ट नहीं थी जो वहाँ पे हीरा मंडी पे वेश्यावृत्ति कर रही होती है। शायद उसने ये विश्वास करके खुद को सही ठहराया कि भले ही आलम एक वेश्या की पैदाइश थी, पर फिर भी वो वर्जिन थी और इस तरह वो एक मौका पाने की हकदार थी। ताजदार की दादी कुदसिया आलम को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उनके पिता को उस पर शक था। उस्ताद जी से पता लगाने के बाद कि उनकी बेटी कहाँ छिपी हुई थी, मल्लिका ने बालूचों का दौरा किया और आलम की असली पहचान बताई। हालांकि उनके परिवार मैच के खिलाफ थे, लेकिन ताजदार ने आलम को जाने से मना कर दिया। आलम और ताजदार अमृतसर के बलौच रहने चले गए और उनका रोमांस परवान चढ़ा। ताजदार एक क्रूशियल रेबल एक्सपेडिशन में जाने ही वाला था जब उसने आलम को मैरिज के लिए प्रपोज किया, जो कि उसी समय एक्सेप्ट कर लिया गया आलम द्वारा। मिशन में कैंटोनमेंट में प्रवेश करना, गोला बारूद चोरी करना शामिल था। योजना को अंजाम देने से पहले ताजदार ने अपने खेत में एक पार्टी का आयोजन किया और प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों को आमंत्रित किया, उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो उनके पक्ष में है। क्रूल अधिकारी कार्टराइट को भी आमंत्रित किया गया था और वो फरीदा को अपने साथ लाया था। बाय चांस फरीदा कैंटोनमेंट प्रोजेक्ट के अक्रॉस आई और उसे बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे प्रूफ होता है कि नवाब सारे रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व था। वो कार्टराइट को हेल्प करने के लिए ऑफर करती है कि वो रेबल का नाम बताएगी और उसे एक्सचेंज में मलिका और जुल्फिकर की पनिशमेंट चाहिए, जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। जब पुलिस ने फार्म में रेड मारा तो ताजदार वहाँ पे नहीं था और वहाँ पे आलम थी, तो आलम को उन्होंने हैंडकफ्ड किया, जिसने सारे एविडेंस को छुपाने की कोशिश की। जब ताजदार को उसके मिशन कंप्लीट होने के बाद इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेगा, बट उसका लीडर हामिद उसे सजेस्ट करता है कि वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करे। वो अपने वतन के लिए लड़ सकता है या फिर अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करने के लिए सरेंडर कर सकता है, और आखिरी में उसने पहला ऑप्शन चूज किया। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो ताजदार ने उसका इन्वॉल्वमेंट आलम से रिफ्यूज कर दिया और उसने ये भी रिफ्यूज किया कि वो उसकी लवर थी। आलम को घर वापस लाने के लिए मल्लिका कार्टराइट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करती है और कार्टराइट के कलीग्स मल्लिका के साथ रेप करते हैं पुलिस स्टेशन में। आलम ने खुद को आरोपी माना, जिस वजह से उसकी माँ को इतना अपमान सहना पड़ा है, तो एक तवाइफ बनना ही उसकी माँ की कर्ज को चुकाने का एकमात्र तरीका था। आलम प्रेग्नेंट थी, लेकिन ताजदार को उसने इस बारे में बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंट्री के लिए अपने प्यार को बलिदान दे दिया और वो ताजदार को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी इन सारे चीजों को लेकर। बिब्बो रेबेलियन की एक मेंबर थी। जब वो ताजदार से मिली तो उसने डिसाइड किया कि वो उसे सारा सच बता देगी। उसे लगा कि उसकी बहन अच्छा डिजर्व करती है और इसीलिए वो बिल्कुल भी डरी नहीं थी ये इंसल्ट करने से कि नवाब ने उसकी बहन के साथ क्या किया है और उसकी बहन की जिंदगी किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है। ताजदार को जब ये सब पता चला तो वो सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए आगे आया और अपने पिता को बताया कि वो आलम से शादी कर रहा है। मल्लिका पहले तो थोड़ा सा हेजिटेंट फील कर रही थी, पर एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए केयर करती थी और अपने बच्चे की खुशी ही चाहती थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो ताजदार के साथ अपनी बेटी की मैरिज करवा देगी और ताजदार को एक और चांस देगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो कसीदा बेगम को ट्रस्ट करती थी। नवाब होने के नाते ताजदार के पिता इस रिश्ते से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक तवाइफ की बेटी उनके घर की बहू बने और उन्हें ये डर था कि ताजदार का इस एक्शन उसके फैमिली के ऊपर एक बड़ा संकट ला सकता है और उसकी फैमिली की इंसल्ट हो सकती है। तो वो एक आइडिया के साथ आगे आया ताकि वो दोनों लवर्स को सेपरेट कर सके। उसने कार्टराइट को कांटेक्ट किया मदद के लिए और उसने अपने बेटे को ही अरेस्ट करवाया ताकि वो कस्टडी में रहे और आलम से शादी ना करे। वेडिंग के दिन ताजदार को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके रेवेलियन इन्वॉल्वमेंट के लिए। आलम का दिल टूट चुका था और उसने सोचा कि ताजदार ने उसके ऊपर चीट किया है और वो अपने पहले परफॉर्मेंस के लिए रेडी होती है। कार्टराइट और उसके ऑफिसर्स ताजदार को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बट ताजदार उन्हें कोई भी कमरेड्स के बारे में नहीं बताता है। आलम के परफॉर्मेंस के दौरान ताजदार के डेथ के बारे में आलम को पता चलता है और वो स्टेज पर ही गिरकर बैठ जाती है। आलम की एकमात्र होप
उसका अनबॉर्न बच्चा था, जो एक साइन ऑफ लव था जो आलम और ताजदार शेयर करते थे। ताजदार की मौत कार्टराइट द्वारा कंडक्टेड इंटरोगेशन के दौरान हो जाती है। ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर नवाब को ये पता चला तो उनका ट्रस्ट टूट जाएगा, इसीलिए वो सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ताजदार के मर्डर के लिए विरोधियों को ही ब्लेम किया। उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि कैसे विरोधी पुलिस स्टेशन में घुस गए और ताजदार की और उसके साथ दो ऑफिसर्स की मर्डर कर दी। इंग्लिश कभी भी नवाब को एज इक्वल्स कंसिडर नहीं करते थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए एक आसान सहयोगी थे। ताजदार की मौत नवाबों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी और इससे ब्रिटिशर्स ये दिखाना चाहते थे कि उनके खिलाफ अगर कोई विरोध करेगा तो उसका हश्र यही होगा। उन्हें बिलीव करवाया गया कि हीरा मंडी की तवायफे प्रतिरोधियों के साथ क्लोजली काम कर रही है और जो भी पैसे उन्हें नवाब के द्वारा मिलते थे वो सारा कुछ इंसर्जेंसी में लगा देती है। नवाब पहले तो वर्चुअली बॉयकॉट करते हैं हीरा मंडी को उनकी लॉयल्टी ब्रिटिशर्स के लिए दिखाने के लिए, और फरीदा को ये रिकॉग्नाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है ब्रूटल ब्रिटिश ऑफिसर कार्टराइट के साथ हाथ मिलाकर, जब ताजदार वहाँ पे टॉर्चर हो रहा था। ये शायद भंसाली का वे ऑफ गेटिंग बैक है टू बॉयकॉट कल्चर। इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हम एंटरटेन होते हैं और नवाब ने अल्टीमेटली उन सारे पीपल्स को डिसोन कर दिया जो उसे एंटरटेन करते हुए आए हैं। फरीदा को लगा कि वो अपने ड्रीम के बहुत करीब आ रही है कार्टराइट को ये बताकर कि ताजदार एक रेबल है, पर आलम को अरेस्ट कर लिया गया ताजदार की जगह। फरीदा मल्लिका की प्राइड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देना चाहती थी, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि कार्टराइट किसी का ऑनर छीन ले। उसने याद किया कि कार्टराइट ने कैसे एक हेल्पलेस मदर के साथ रेप किया और उसने अपने आप को कार्टराइट से दूर रखना स्टार्ट कर दिया। फरीदा ने अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट किया जब ताजदार को अरेस्ट किया गया और कार्टराइट से मिनती की ताकि ताजदार को छोड़ दिया जाए। फरीदा जेन्युइनली आलम के लिए हैप्पी थी जब उसकी मैरिज अनाउंस हुई थी, और ये उसके दिल को तोड़ के रख देता है कि ताजदार की मौत हो चुकी है और आलम के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसे फिर समझ आया कि इंग्लिश उन सबको स्लेव में बदल देंगे अगर वो फाइट बैक नहीं करते हैं तो। ये सेटलर्स के कारण था कि नवाबों ने हीरा मंडी का दौरा करना बंद कर दिया था, जो जुल्फिकर द्वारा शुरू किए गए एक प्रस्ताव था, और उनके संरक्षणों के बिना दरबारियों के पास कोई भी आय स्रोत नहीं था। वो वैश्याएं नहीं थी जो अपनी शरीर को पैसे के लिए बेचती थी, वो कलाकार थी जिन्हें सम्मान की मांग थी। हालांकि पुरुष कभी भी उनके प्रति वफादार नहीं हो सकते थे। हीरा मंडी की तवायफों ने महसूस किया कि उन्हें जीवित रहने के लिए अपने स्थान की रक्षा करनी होगी, और तवायफों ने सरेंडर करने से मना किया और फ्रीडम फाइटर्स के साथ जुड़ गई। बिना आश्चर्य के आलम ताजदार के मौत के बाद चौंक गई थी और दिल से टूट गई थी। बिब्बो नहीं चाहती थी कि आलम किसी कम डिजायरेबल जीवन में गिरे और उसे ये समझाती है कि वो ताजदार के कब्र पर शोक मनाने के लिए जाए। इसी बीच ताजदार के पिता को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे के मौत के लिए कार्टराइट को दोषी ठहराता है। अंग्रेज दावा करते हैं कि राजद्रोहियों ने उसके बेटे को मार डाला और हत्यारों के पास पैसा सीधे हीरा मंडी के कोठियों से आता है। आलम शायद अपनी जिंदगी के प्यार को खो चुकी थी, पर वो प्रेग्नेंट थी ताजदार से, और ये एक लाइफ वन थीम है लाइफ आफ्टर डेथ का। ताजदार की दादी आलम को एक पारिवारिक विरासत देती है जो उसे शादी के बाद देना चाहती थी, लेकिन वो शादी कभी हो ही नहीं पाई। वो आलम को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानती थी और उसे एक तवाई की बेटी होने के बावजूद भी एक्सेप्ट किया गया। एक अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ऑफ इवेंट्स के दौरान मल्लिका जान और फरीदा डिसाइड करती है अपने पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए, और एक साथ आती है क्योंकि उन्होंने बिट्रेयल, मर्डर, टॉक्सिसिटी सारे कुछ चीज एक साथ देख लिए थे और अब उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी, उनकी फ्रीडम दांव पर लगी थी, इसीलिए वो दोनों एक साथ लड़ती हैं। मल्लिका जान और फरीदा एक बार फिर से एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है आलम के बिट्रेइंग के लिए, जो लीड करता है मल्लिका जान के अपने कीज को ऑफर करने के हीरा मंडी के शाही महल के। वो फरीदा को एक धोखेबाज और दुष्ट लड़की मानती थी और इसके वजह से वो शाही महल की सही वारिस थी। जैसे ही एरिया में तनाव बढ़ता है तो सारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपने वेपन्स को हीरा मंडी में छुपाने आना पड़ता है। जब वो रात के अंधेरे में भी हीरा मंडी में अपने वेपन्स को छुपाने आते हैं तो वो पकड़े जाते हैं और इससे बहुत सारी मौतें होती हैं, और रिजवान ने अथॉरिटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौत को गले लगा लिया। हालांकि शोक मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि नवाबों ने हीरा मंडी को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया था। न केवल तवायफों की स्वतंत्रता खतरे में थी, बल्कि कोठेवालियों की पहचान भी एक धागे पर टंगी थी। एक उत्साही भाषण में भी वो हीरा मंडी की महिलाओं को याद दिलाती है कि वो अब किसी की गुलाम नहीं रहनी चाहिए, वो अपने स्वतंत्रता के लिए खुद से लड़नी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जब वो इस विचार को मजबूती से पकड़ती है कि महिलाएं केवल तवायफों के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। बिब्बो अंग्रेजी अधिकारी और नवाबों के बीच होने वाली एक बैठक में जनरल हैंडरसन की हत्या करने की निर्णय लेती है ताकि राजद्रोहियों की मदद हो सके। इस घटना की खबर हीरा मंडी में फैल जाती है और मल्लिका जान अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस करती है। दुख की बात है कि हमीद उस ऑफिसर की हत्या की कोशिश में मर जाता है। अंत तक पहुंचने के बाद सीरीज एक धीमी, दुखद लेकिन मार्मिक निष्कर्ष पर पहुंचती है।
बिब्बो की किस्मत खत्म हो जाती है और उसे इंपीरियल पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। हर सवाल का जवाब वो बस एक ही वर्ड से देती है, वो है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश डिसाइड करते हैं कि बिब्बो को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इधर डेस्परेशन में उस्ताद जी प्रेग्नेंट आलम को कहते हैं कि वो कार्टराइट को सिड्यूस करे और उसे मार दे। गपशप और दलाली करने वाले उस्ताद जी हमेशा से हर डायनामिक से हीरा मंडी के रेसिडेंट्स को कोर से ख्याल रखते हैं। क्योंकि अब घड़ी बहुत ही नाजुक है तो वो अपने हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। फाइनली हीरा मंडी की औरतें अपने हाथों में टॉर्च लेकर बाहर निकलती हैं और फ्रीडम संगीत गाती है। दरबारी ब्रिटिश पुलिस को कन्फ्रंट करती है और अपने आखिरी दम तक वो हार नहीं मानती जब तक कि वो जेल के दीवार के पास नहीं आ जाती, जहां और जब बिब्बो का एग्जीक्यूशन होने वाला था। बिब्बो के एग्जीक्यूशन के पहले वो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता इस वर्ड को चिल्लाती है और जेल के दीवारों के बाहर खड़ी सारी औरतें वो उसे बताती है कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है और उसकी सैक्रिफाइस जाया नहीं जाएगी। और ये ही सीरीज का सबसे बेस्ट, टचिंग और पावरफुल मोमेंट रहा है। बिब्बो के एग्जीक्यूशन के बाद पूरा जगह शांत हो जाता है। इन द मीन टाइम आलम अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं किंग कार्टराइट को मारने का। हीरा मंडी का अंत हमें ये बताते हुए खत्म होता है कि कैसे तवायफों को अपने फ्रीडम के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला और समझ आया कि उन्हें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना होगा। अनफॉर्चुनेटली उनका स्ट्रगल भुला दिया जा चुका है। इवन अगस्त 15, 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया फाइनली, फिर भी इंडिपेंडेंट इंडिया में भी महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हीरा मंडी देखने के आपके अनुभव के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सके। मिलती हूं अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।